भाग 39। विक्रम इत्मीनान से अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसके केबिन का दरवाजा खुला और अजीत गुस्से में अंदर आ गया। विक्रम को आराम से बैठे देख वो गुस्से से बोला, ये सब क्या है विक्रम? तुम मेरे इन्वेस्टर्स को ऐसे बरगला नहीं सकते। मैं तो तुम्हारा बिजनेस कॉम्पिटिटर भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। तो फिर क्यों तुमने उन्हें इतना डराया कि अब वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? विक्रम मुस्कुरा दिया। इस वक्त तुम जिस मुसीबत में हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, इसलिए मुझ पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाने के बारे में सोचना भी मत। अजीत चौंका। मैं खुद जिम्मेदार हूं, और वो कैसे? विक्रम अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और अजीत के सामने अपने टेबल पर बैठ गया। लगता है बढ़ती उम्र का असर हो रहा है तुम पर। इतनी जल्दी भूल गए हमारी पहली मुलाकात और उस दौरान किया हुआ तुम्हारा वादा खिलाफी की है तो सजा तो मिलेगी ही। अजीत बोला, साफ साफ कहो कि बात क्या है? विक्रम सख्त लहजे में बोला, जब मैंने उस औरत को जेल में भिजवाया था तो तुम मेरे पास आए थे और गिड़गिड़ाए थे कि कल्पना को जेल से छुड़वा दूं। तुम उसे हमारी जिंदगी से दूर ले जाओगे, और मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो बस वही सजा मिली है तुम्हें। अजीत बोला, मैंने कोशिश की थी, पर मुझे तो पता नहीं था ना कि वो ये शहर छोड़कर नहीं गई है। विक्रम बोला, लेकिन तुम अब तो जानते हो ना कि उसने क्या किया था ऐसा जो वो हॉस्पिटल पहुंची। तो फिर क्यों उठाकर उसे अपने घर ले गए? उस औरत को मैं बर्बाद करके ही दम लूंगा, और जो कोई भी उसका साथ देगा या मेरे रास्ते में आएगा, मैं साथ ही साथ उसे भी तबाह कर दूंगा। समझ नहीं आता मुझे कि उस औरत की सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो। अभी भी संभल जाओ और उस औरत को सहारा देना बंद कर दो, वरना सड़क पर आने के लिए तैयार रहो। अपनी मेहनत से बनाए बिजनेस को उसके जैसी औरत के लिए बर्बाद मत करो। अजीत चुप पड़ गया और निराश सा वापस चल पड़ा। विक्रम को यह देख गुस्सा आ गया। आखिर क्यों उसका साथ नहीं छोड़ सकते तुम? ऐसा भी क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे जो उसके जैसी गिरी हुई औरत के लिए तुम खुद को बर्बाद करने में भी गुरेज नहीं कर रहे हो? अजीत ने रुककर उसकी ओर देखा। जानता हूं कि वो गलत है, लेकिन मैं प्यार करता हूं उससे, वो भी तब से जब से होश संभाला है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं बस इस एक उम्मीद में जी रहा हूं कि कभी तो कल्पना को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मेरे प्यार को कबूल कर लेगी, जिसके बाद मैं कुछ वक्त तो उसके साथ अपनी जिंदगी सुकून से जी पाऊंगा। विक्रम उसे अविश्वास से देख रहा था। तुम उसके जैसी औरत से कैसे प्यार कर सकते हो? अजीत बोला, पता नहीं, कभी कभी मैं भी खुद की इस बात पर हैरान होता हूं। पर एक बात है, वो भले ही कितनी बुरी हो, लेकिन उसने कभी मेरा बुरा नहीं किया और ना मेरा साथ छोड़ा। इस पूरी दुनिया में वो अगर किसी के लिए लॉयल है तो वो मेरे लिए है। हालांकि मैं बहुत वक्त से कोशिश कर रहा हूं कि उसे बदल सकूं, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। विक्रम बोला, तुम पागल हो गए हो अजीत। कह लो कि प्यार में इस कदर अंधे हो गए हो कि सही गलत का फर्क करना भूल गए हो। देख लेना, एक रोज तुम बहुत पछताओगे कल्पना का साथ देने पर। वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आती कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, बल्कि वो तब आती है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने अलावा किसी और की सगी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे भरोसे के साथ खेल रही है। तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार का फायदा उठाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। अजीत फीकी सी हंसी हंसा और बोला, जानता हूं, लेकिन अगर मेरे हिस्से यही लिखा है तो यही सही। कल्पना को मैं जीते जी अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे फुटपाथ पर ही क्यों ना आ जाऊं। तुम्हें मुझे बर्बाद करना है तो बेशक करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे।
कल्पना ने तुम्हें जो तकलीफें दी हैं, उनकी सजा तो उसे मिलनी ही है, कभी ना कभी। विक्रम चुपचाप उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अजीत पर गुस्सा करे या उस पर तरस खाए। अजीत ने आगे बढ़ उससे हाथ मिलाया और वापस चला गया। विक्रम ने झुंझलाहट में टेबल पर रखी फाइल्स हाथ मारकर गिरा दी। ललिता बुआ के ठेले पर अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। वह परेशान से इधर उधर देख ही रही थी कि कहीं से कोई आ जाए कि तभी एक 8-10 साल की गरीब बच्ची उनके सामने खड़ी हो गई। आंटी, बहुत भूख लग रही है, प्लीज एक प्लेट छोले भटूरे दे दो ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं और कल से कुछ नहीं खाया है। दूर खड़े ब्रिजेश जी देख रहे थे कि क्या आज एक भी रुपए की कमाई ना होने पर भी ललिता बुआ उस गरीब बच्चे को खाना खिलाएंगी। ललिता बुआ कुछ देर तक उस लड़की को देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसे एक प्लेट छोले भटूरे खाने को दे दिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर उसका इससे पेट नहीं भरता तो वो उनसे और खाना मांग सकती है। वह बच्ची वहीं बैठ खाना खाने लगी और बुआ बड़े प्यार से उसे खाते हुए देख रही थी। उनका ये रूप देख ब्रजेश जी बहुत खुश थे कि आखिर उनकी बहन के दिल में इंसानियत जाग ही गई। अजीत घर पहुंचा तो कल्पना ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? उस विक्रम ने ही नुकसान पहुंचाया है ना तुम्हारे बिजनेस को? नहीं माना होगा ना उसने पीछे हटने के लिए? तुम परेशान नहीं हो, बहुत जल्द मैं उसका बोरिया बिस्तर समेट कर उसे इस दुनिया से रुखसत कर दूंगी। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा उससे। यह सुन अजीत झल्ला उठा। कोई बदला नहीं चाहिए मुझे। तुम भी ये सब बंद कर अपने दिमाग को आराम दो थोड़ा। थकती नहीं हो हर वक्त षड्यंत्र रचते हुए? गलत विक्रम नहीं, तुम हो। कल्पना ने जब अजीत के बगावती तेवर देखे तो रोने का नाटक करने लगी। इस पूरी दुनिया में तुम ही तो हो जिस पर मुझे भरोसा है, लेकिन अब लगता है कि तुम भी मुझसे ऊब गए हो। विक्रम तुम्हें मेरी वजह से बर्बाद कर रहा है ना, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। खुद सड़क पर सो जाऊंगी, लेकिन तुमको मेरी और विक्रम की दुश्मनी के बीच में नहीं आने दूंगी। यह सब कहते हुए कल्पना रोने का नाटक कर वहां से चली गई। अजीत उदास सा उसे जाते देखने लगा। रात को विक्रम, आरुषि, दयाल काका और विविधा डिनर कर रहे थे। दयाल काका बोलते हैं, विक्रम, मैंने सुना है कि तुमने अजीत को बर्बादी की कगार पर ला छोड़ा है। यह सुन आरुषि ने चौंक कर विक्रम की ओर देखा। विक्रम के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। आरुषि बोली, लेकिन अजीत अंकल से आपकी क्या दुश्मनी है भाई? वो तो बहुत अच्छे हैं। जब तक मैं माँ के साथ रही वो हर रोज मुझसे मिलने आते थे, और तो और वही मेरा ख्याल रखते थे, मुझे घुमाने भी ले जाते थे। माँ के पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं था। प्लीज उनको पनिश नहीं करो आप, वो गंदे अंकल नहीं हैं। विविधा और दयाल काका ने देखा कि विक्रम ने आरुषि की किसी बात पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। वह बस चुपचाप खाने में लगा हुआ था और सभी को पता था कि अगर विक्रम किसी मामले में जवाब नहीं दे रहा है तो इसका साफ मतलब है कि वो उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। आरुषि उदास हो गई। खाने के बाद आरुषि अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली गई। दयाल काका ने एक बार खुद से कोशिश करने का सोचा। विक्रम, एक बार आरुषि की बात पर गौर तो। तभी विक्रम ने उनकी बात को बड़ी ही लापरवाही से टाल दिया। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहावत तो सुनी होगी आपने कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जो भी कोई कल्पना की मदद करेगा, मैं उस पर रहम नहीं करूंगा, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। विविधा और दयाल काका ने देखा कि आज विक्रम पहले की तरह लग रहा था। ये देख वो दोनों चुप लगा गए। विक्रम किसी को भी उसे डिस्टर्ब ना करने का बोल अपने स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन अजीत के ऑफिस से निकलने के बाद वही गुंडा कल्पना से मिलने आया जिसे कल्पना ने आरुषि को मारने का काम सौंपा था। कल्पना बोली, ये एक आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। अगर आज भी काम नहीं हुआ तो मेरे पैसे वापस कर देना, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। गुंडे ने बोला, आप फिक्र मत करो मैडम,
मैं आज अपना काम खत्म करूंगा। कल्पना बोली, जाओ और जल्दी से जाकर अपना काम खत्म कर मुझे अच्छी खबर सुनाओ। गुंडा वहां से चला गया। सुबह से लेकर दोपहर तक वह आरुषि के स्कूल के पास वाले कैफे में बैठा रहा और आरुषि के स्कूल की छुट्टी के टाइम पर स्कूल के बाहर आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि दयाल काका आरुषि को लेने आए हुए हैं, तो सोचने लगा कि ये बुढ़ा भला मेरा क्या बिगाड़ेगा। विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग इतने बेवकूफ हैं। एक बार मैं उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे लिए तो अच्छा है कि काम आसानी से हो जाएगा। वह गुंडा अपनी बंदूक कमर से लगा उनकी ओर बढ़ चला कि अगले ही पल उसकी नजर दयाल काका से कुछ ही दूर 4 हट्टे कट्टे लोग खड़े थे उन पर गई। और वो कभी दयाल काका तो आरुषि को देखते, तो कभी चारों ओर नजर दौड़ाते। वो लोग उस गुंडे को सही नहीं लगे, इसलिए वह पीछे हट गया और बड़ी सावधानी से उन पर नजर रखने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि दयाल काका की गाड़ी जाते ही वो लोग भी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे चले गए। गुंडे को समझ आ गया था कि ये लोग जरूर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उसने जल्दी से कल्पना को फोन कर सब बता दिया। कल्पना ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। ये तुमने सही नहीं किया विक्रम। पहले मैंने सोचा था कि आरुषि को मार दूंगी, लेकिन तुम ऐसा होने नहीं दोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। उसने जल्दी से फोन उठा उस गुंडे को कॉल किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस विक्रम ने आरुषि को सिक्योरिटी दिलवाई है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं आरुषि के पीछे हूँ। वो जरूर घर के बाकी सदस्यों की तरफ से लापरवाह है। मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगी और उसकी बीवी या दयाल काका या जो भी कोई हमारे हाथ लग जाए उसे किडनैप करेंगे और उसे छोड़ने की एवज में विक्रम के हाथों ही आरुषि को मरवाएंगे। अब तुम कोशिश करना कि उसकी बीवी हमारे हाथ लगे या फिर वो दयाल। गुंडा बोला, ठीक है। कल्पना पूरे दिन बेचैनी से गुंडे के फोन का इंतजार करती रही कि कब वो कोई अच्छी खबर सुनाए। रात को उस गुंडे का फोन आया। मैडम, मैंने आपके कहने के बाद विक्रम के घर वालों की रेकी की। उस विक्रम ने अपने घर और ससुराल दोनों जगह सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हुए हैं, और तो और हर सदस्य के साथ भी गार्ड्स रहते हैं, पर कुछ दूरी पर। शायद उन लोगों को पता नहीं है कि विक्रम ने उनकी सुरक्षा का इंतजाम करवाया हुआ है। यह सुन कल्पना तिलमिला गई। ये विक्रम इतना डरपोक निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था। गुंडे ने बोला, लेकिन एक बात अजीब है मैडम कि उस विक्रम ने सभी के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया है सिवाय अपने। यह सुनकर कल्पना का दिमाग घूम गया। क्या? लेकिन क्यों? ओह, लगता है कि वो खुद को भगवान समझ रहा है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, सबसे पहले इसी का भ्रम तोड़ते हैं। इसके टूटते ही सारी मुश्किलें अपने आप ही हल होती चली जाएंगी। रात को विक्रम ऑफिस के बाद एक कॉन्फ्रेंस खत्म कर देर से घर लौटा। वह दबे पांव कमरे में आया ताकि सोई हुई विविधा जाग ना जाए, लेकिन यह क्या, विविधा तो बिस्तर पर बैठी हुई थी। विक्रम ने अपने हाथ में लगा कोट पास ही सोफे पर रख दिया और विविधा के पास अपनी टाई को लूज करते हुए बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? विविधा उसका हाथ हटा खुद उसकी टाई खोलते हुए थोड़ा नाराज सी बोली, कैसे सो जाती, तुम जो घर नहीं लौटे थे? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? विविधा ने गुस्से से घूरा। अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी बुद्धू? चलो मैं खाना लगा देती हूँ, फ्रेश होकर आ जाओ। विविधा बिस्तर से उठ 2 कदम ही चली थी कि उसने गौर किया कि विक्रम अपने शूज उतारता हुआ किसी सोच में डूब गया है। विविधा ने वापस लौट उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? विक्रम ने उसकी ओर देखा और अपने पास बैठने का इशारा किया। विविधा उसके पास बैठ गई। अब कहो, क्या बात है? विक्रम बोला, मैं सोच रहा था कि आरुषि को बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा देता हूँ।
नई क्लास में। यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो यहाँ से दूर रहेगी तो सेफ भी रहेगी और उसका दिमाग भी इन सब चीजों में नहीं भटकेगा। हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि आरुषि को कहाँ भेजा है हमने, तो उस तक कोई खतरा पहुंच ही नहीं पाएगा। विविधा बोली, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है विक्रम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरुषि इस बात के लिए राजी होगी। और फिर तुम खुद भी देखो ना, उसका बचपन ऐसा ही निकला है। पहले उसकी वो मतलबी माँ, फिर पापा के साथ रही, और अब तुम्हारे पास है तो तुम बोर्डिंग स्कूल में डालने का बोल रहे हो। वो यहाँ सबके साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विक्रम बोला, ये सब मैं भी समझ रहा हूँ विविधा, लेकिन मैं उसे इन सब झमेलों से तब तक दूर रखना चाहता हूँ जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। और मैं कोई फाइनल डिसीजन थोड़ी ही ले रहा हूँ, बस एक आइडिया आया मेरे दिमाग में और उसे मैं तुमसे साझा कर रहा हूँ। सिंपल, ज्यादा अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ और कबर्ड की तरफ बढ़ा कि उसके कदम ठिठक कर रुक गए। उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। वहां आरुषि खड़ी हुई उदास सी उसे देख रही थी। विक्रम समझ चुका था कि आरुषि ने उसकी बात सुन ली है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम सोई नहीं थी? विविधा ने विक्रम की नजरों का पीछा किया तो आरुषि दिखी, पर वह विक्रम की बात का जवाब दिए बिना ही उदास सी वहां से चली गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और निराश में सिर झुकाकर एक पल शांत सा खड़ा रहा, फिर आरुषि के पीछे चला गया। विविधा ने सोचा कि जब तक इन दोनों भाई बहन की बात खत्म होती है तब तक मैं विक्रम का खाना रेडी कर देती हूँ। आरुषि अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई। पीछे से आते विक्रम की आवाज सुनकर वह बाहर की ओर देखने लगी। विक्रम उसके ठीक सामने आ बैठा और प्यार से बोला, नाराज हो? आरुषि गुस्सा दिखाते हुए हाथ बांधकर बोली, नहीं। विक्रम मुस्कुरा दिया, मैं तो सिर्फ जो मेरे दिमाग में बात आई साझा कर रहा था, और वैसे भी मैं कोई भी कदम बिना तुम्हारी मर्जी के थोड़े उठाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी और खुशी चाहता हूं। आरुषि ने विक्रम की ओर देखा। क्या आपको सच में लगता है कि आपके साथ के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई और जगह है जहां मैं सेफ और खुश रहूंगी? विक्रम हंस पड़ा और अपने कान पकड़ लिए। अच्छा, मेरी गलती है, नहीं भेजूंगा तुम्हें बोर्डिंग स्कूल। ओके, अभी खुश हो? आरुषि यह सुन खुश हो गई, फिर अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, पक्का ना? विक्रम बोला, हाँ पक्का। उसने अपनी जेब से कुछ चॉकलेट्स निकाली और आरुषि की तरफ बढ़ा दी, जिन्हें उसने खुशी खुशी ले लिया। विक्रम बोला, तो मैं अपनी माफी कबूल समझूं? आरुषि बोली, हाँ। इतने में विविधा विक्रम का खाना ले आई। आज आरुषि और विविधा दोनों ने मिलकर अपने हाथों से विक्रम को खाना खिलाया और खाने के दौरान ही उसे परेशान भी खूब किया, पर आज विक्रम ने उन्हें कुछ नहीं कहा और दोनों को जी भरकर शरारत करने दी। बाद में आरुषि को सुलाने के बाद विक्रम विविधा अपने कमरे में आ गए। विक्रम ने विविधा के लिए बचा कर रखी एक चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दी, जिसे देख वो खुश हो गई। कुछ देर बाद वह अपने कपड़े चेंज करके आया और बिस्तर पर बैठी विविधा के पास बैठ गया। उसने विविधा के पास जब खाली चॉकलेट रैपर देखा तो दंग रह गया और हैरान सा उसे देखता रह गया कि ये लड़की इतनी भुक्कड़ है। ये बात तो उसे आज ही पता चली। अपनी उंगलियां चाटती विविधा ने जब विक्रम को खुद को घूरते देखा तो बोली, क्या हुआ? विक्रम बोला, यार वो आखिरी चॉकलेट थी और तुम सारी खा गई। मेरे लिए थोड़ी तो बचाकर रखनी थी ना। विविधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उससे सॉरी बोलने लगी, लेकिन विक्रम उसकी बात अनसुनी कर उसकी ओर पीट करके लेट गया। विविधा उसका कंधा पकड़ अपनी ओर खींचने लगी। मेरी तरफ देखो तो सही, मुझे सच्ची याद नहीं रही। विक्रम उसका हाथ हटा बोला, रहने दो, मीठा खाने का मन था मेरा। विविधा बोली, तो मैं अभी जा किचन से कुछ ले आती हूं ना। विक्रम बोला, नहीं चाहिए मुझे कुछ।
वह वापस उसकी ओर पीठ करके लेट गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि विविधा ने उसके गाल पर किस कर दिया है। अभी तो ठीक है ना, या फिर और चाहिए? विक्रम सारा गुस्सा भूलकर मुस्कुरा दिया। जाओ, माफ किया। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो गए। अगले दिन सुबह विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। बीच रास्ते में उसने महसूस किया कि एक गाड़ी उसका काफी देर से पीछा कर रही है। उसने साइड मिरर में देखा तो ये वही गुंडा मदन था जिसने आरुषि को किडनैप करने की कोशिश की थी। विक्रम मुस्कुरा दिया। ओह, लगता है कल्पना को बड़ी जल्दी है मुझे मारने की। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली। उसे ऐसा करते देख मदन ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली। विक्रम ने ऑफिस फोन किया और सेक्रेटरी को बोला कि वह कुछ देर बाद ऑफिस पहुंचेगा, तब तक वो उसका काम देख ले। मदन विक्रम का पीछा कर ही रहा था कि अचानक से विक्रम की गाड़ी एक भीड़ वाले इलाके में घुस गई। मदन कल्पना के लगातार कांटेक्ट में था। ये तो किसी दूसरे रास्ते पर ही निकल गया, ये ऑफिस वाला रास्ता तो नहीं है। कल्पना बोली, कहीं भी जा रहा हो लेकिन तुम उसका पीछा करते रहो और मौका मिलते ही उसका काम खत्म कर दो। मदन ने कल्पना से बात करना बंद कर सामने विक्रम की गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन उसकी गाड़ी तो उसकी नजरों से ओझल हो चली थी। फिर हाथ से निकल गया ये लड़का। वह भीड़ वाली जगह से बाहर आ गया और वापस लौट चला। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि पीछे से एक गाड़ी बार बार उसे हॉर्न देने लगी, जबकि रास्ता पूरा खाली था। मदन ने उस गाड़ी को साइड भी दी, लेकिन वह गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। मदन ने गौर किया तो वह गाड़ी उसे जानी पहचानी लगी। वह इससे ज्यादा कुछ और समझ पाता कि अचानक से उस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और मदन की कार को पीछे से एक जोरदार टक्कर मारी। मदन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसका अपनी गाड़ी से बैलेंस बिगड़ गया। वह उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और मदन घायल हो गया। वो तो गनीमत थी कि उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। पीछे वाली गाड़ी उसके पास आ रुकी, जिसमें से मदन ने अपनी अधखुली आंखों से विक्रम को आते देखा। विक्रम ने उसे चेक किया और मुस्कुरा दिया। ये चोट तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, बल्कि तुमने मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश करने की जो गलती की थी, ये उसी का हिसाब बराबर किया है मैंने। विक्रम ने अपनी कार में लगी गन निकाल उसके सिर पर टिका दी। अगर एक और गलती की ना तुमने तो इस बार सीधे तुम्हारी जान ही निकाल दूंगा। जो भी उस कल्पना का साथ देगा उसे मैं बर्बाद कर छोड़ूंगा। वैसे तुम्हारी 8 साल की बेटी गौरी किस स्कूल में है, किस क्लास में पढ़ती है, और तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी और बूढ़ी माँ है, ये सब कुछ मुझे पता है। विक्रम की बातें सुन मदन चौंक गया। तुम कैसे जानते हो मेरे परिवार के बारे में? विक्रम हंस दिया। ज्यादा कुछ नहीं, जैसे तुम मेरे घर की रेकी कर रहे थे, वैसे ही मैंने भी तुम्हारे घर वालों की रेकी करवाई। तुम तो मुझे मारने मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मुझे सिर्फ एक फोन करना है और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म। मुझे तो ये भी पता है कि तुम अपनी बीवी से कितना ज्यादा डरते हो। सोचो, अगर शारदा को पता चला कि उसका पति किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता बल्कि एक गुंडा है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? मदन उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन विक्रम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मदन गाड़ी से बाहर निकला और कल्पना को फोन किया। आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे मेम साहब, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये आदमी तो बहुत खतरनाक है। अगर मैंने इसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो ये तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ये तो मरने मारने को तैयार है। मुझे इससे पंगा नहीं लेना। आप किसी और को ये काम सौंप दो। मदन ने फोन रख दिया और अपना इलाज कराने खुद ही हॉस्पिटल चला गया। कल्पना गुस्से से चीखने लगी, तुम नहीं बचोगे विक्रम। अगर ये नाकारा निकला तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया
और ना ही मेरे प्लान खराब कर पाया, पर तुम बार बार ये कर रहे हो। अब तुम्हें खत्म करना मेरी जिद बन चुकी है विक्रम। विक्रम ऑफिस पहुंचा और किसी को कॉल किया। तुम्हारे लिए एक खबर है मेरे पास, जितनी जल्दी हो सके वापस लौटकर मुझे मिलो। फोन रखने के बाद विक्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अब तुम देखती जाओ कल्पना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।